शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और देख रहा है इंडिया की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों या ईडी के छापों में राज्य सरकार की एजेंसियों का दखल एक गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। कोलकाता में ईडी छापे के दौरान ममता बनर्जी के दखल पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी है। ममता सरकार और राज्य की पुलिस को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी, लेकिन इससे पहले आज ईडी और ममता बनर्जी के वकीलों के बीच तीखी और लंबी बहस भी चली। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गईं और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर यह बड़ी टिप्पणी की है। राज्य की एजेंसियों का दखल, गंभीर मामला। आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आशीष का मैं रुख करना चाहूंगी। आशीष, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई और बड़ी टिप्पणी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की है। विस्तार से आप बताइए। ये देखिए, बड़ी हियरिंग थी, बड़ा मामला था, तो बड़ी सुनवाई भी थी। करीब 2 घंटे तक मलिका ये सुनवाई चली और सबसे अहम बात ये है कि इस सुनवाई में एक तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, तो दूसरी तरफ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील। जुबानी जंग दोनों के बीच चली, तीखी बहस हुई। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणियां की और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को काफी गंभीरता से हमें इसलिए लेना चाहिए कि जिस तरीके से ईडी के आरोपों पर कपिल सिब्बल और सिंघवी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, आरोप गलत है। हाईकोर्ट में बहुत अच्छी सुनवाई कल भी हुई थी, 9 तारीख को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर मसला पहली नजर में लगता है। जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में राज्य सरकार की एजेंसी दखल दे रही है, और ये जो है, अगर हम इस स्टेज पर इंटरवेंशन यानी दखल नहीं देंगे इस मामले में, तो ये अराजकता फैल सकती है। लॉलेसनेस शब्द का इस्तेमाल किया है और यह भी कहा है कि कानून का शासन बना रहना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि जो केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो जो राज्य की एजेंसियां हैं वो उनके कामकाज में दखल ना दे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कुछ व्हाट्सएप चैट जो है टीएमसी के लीगल सेल के दिखाए गए, जो कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट में बुला रहे थे और कह रहे थे कि बसें भी लगी हैं, आप हाईकोर्ट आइए, हम यहाँ पे प्रोसेशन करेंगे हाईकोर्ट में। तो उसको लेकर भी चिंता जताई। तो जस्टिस प्रशांत मिश्रा जो हेड कर रहे हैं इस बेंच को, उन्होंने ये भी कहा कि क्या जंतर मंतर बनाने की कोशिश थी हाई कोर्ट को। तो इस तरह की टिप्पणियां, बड़ी टिप्पणियां थी और कहा था ये गंभीर मसला है और हम इस मुद्दे पर दखल देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट न केवल दखल देगा बल्कि आगे सुनवाई भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है ईडी की याचिका पर। ममता बनर्जी को भी नोटिस है, सरकार को भी नोटिस है, डीजीपी और कमिश्नर को नोटिस है, और ईडी के अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी अगली सुनवाई तक। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ और इस खबर पर हमारे साथ तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ गए हैं और साथ ही मेरी सहयोगी मनोज्ञा भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी हुई है इस मामले में। जाहिर तौर पर इस टिप्पणी के बाद ममता सरकार के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी आगे। देखिए, सवाल भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि जब इस तरह की पूरी प्रक्रिया होती है तो 2 बातें ध्यान में रखने वाली होती हैं कि क्या कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह से जाके केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वहां से क्या दस्तावेज लेकर निकल सकते हैं। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ से एफआईआर को स्थगित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब ईडी के ऊपर भी जो राज्य सरकार की ओर से एफआईआर की गई थी उसे स्थगित कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी केंद्रीय एजेंसी अगर जांच कर रही है तो उस पर सवाल कोई भी खड़े कर सकता है, पर इन सब के बीच में अगर उनके बीच उनका खलल डालना, उनकी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाना या फिर किसी भी तरह की मनमानी करने की कोशिश करना, ये बहुत गंभीर सवाल थे जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। इसे एक तरह से बड़े सवाल के तौर पर तो देखा जा सकता है, लेकिन चुनाव के पहले ये राजनीति जरूर करेगा क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब आने वाले दिनों में जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारे दस्तावेज आईपैक के दफ्तर से चोरी करने की कोशिश की जा रही है और उस पर सीधा जवाब ये कहते हुए कि ये चोरी नहीं डाका है, तो ये बहुत बड़े सवाल है जिनके अभी जवाब मिलना बाकी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, और तौसीफ खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी रिएक्शन इस खबर पर ले लेते हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। अब चुनावी साल में देखें, बंगाल की सियासत के लिहाज से देखें तो एक विशेष मुद्दा ये बना हुआ है। ममता सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल इस मुद्दे से खड़ी होती है, आप देख रहे हैं?
देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जजेस ने एक बात ये भी जरूर कहा है कि सेंट्रल एजेंसीज का ये राइट नहीं है कि वो इलेक्शन के मामले में भी जो है इंटरफेरेंस करें। हाँ, अभी मामला जो है कंक्लूड नहीं हुआ, नोटिसेस अभी इशू हुए हैं, काउंटर एफिडेविट फाइल होना बाकी है, लेकिन जहां पर कानून की बात आती है, सेंट्रल एजेंसीज के इंटरफेरेंस का भी कोई हक नहीं है इलेक्शन मैटर्स में। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया। दूसरी बात ये कि जब ईडी आई थी रेड करने, वो सुबह लगभग 6:30 बजे से उन्होंने रेड स्टार्ट किया और 5 घंटे बाद जाकर के उन्होंने ईमेल में इंफॉर्मेशन दिया राज्य की पुलिस को, जो कि कानूनन उन्हें इंटीमेशन देना जरूरी है, और वो भी कब दे रहे, वो 5 घंटे के बाद। तो ये सारी बातें भी हियरिंग के दौरान जो है सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों का संज्ञान लिया है और आने वाले दिनों में, फरवरी महीने में नेक्स्ट हियरिंग तय किया गया है, तो आने वाले दिनों में ये मामला जो है अब क्लियर होगा। लेकिन हाँ, राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक घमासान तो बिल्कुल इससे जारी रहेगा बंगाल के इलेक्शन में। बिल्कुल। और कोर्ट रूम में आज क्या कुछ हुआ, आइए हम हमारे दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी भी देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरी दूसरी तरफ है मेरे साथी ताबिश। हम दोनों आपको आज सुप्रीम कोर्ट में हुई एक बड़ी बहस के बारे में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मामला बहुत बड़ा था अंजीत। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ ईडी के वकील थे और दूसरी तरफ थे वो वकील जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अपनी दलील यहां पर रख रहे थे। और जो पूरा मामला है ये 8 जनवरी को आईपैक पर हुई छापेमारी से जुड़ा हुआ था, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई कर रहा था। कोर्ट में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर एसपी राजू मौजूद थे। उनकी दलील बिल्कुल सरल तरीके से आपके सामने रखूंगा। और कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष जाने माने वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे थे। इनकी तरफ से क्या कहा गया, इनके तर्क मैं आपके सामने रखूंगा। याचिका ईडी की तरफ से थी, इसलिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि ईडी के वकीलों ने क्या कहा। उनकी ओर से कहा गया कि यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप किया। ममता ने जो किया उससे जांच एजेंसियों के अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है। इसी के साथ ईडी ने मांग की कि सबूतों की चोरी में मदद करने वाले डीजीपी राजीव कुमार और कमिश्नर मनोज वर्मा को तुरंत निलंबित कर दिया जाए। बिल्कुल गंभीर आरोप थे यहाँ पर ममता बनर्जी और टीएमसी पर, जिस तरह से उस दिन एक्शन हुए थे। इस पर ईडी के इस तर्क पर ममता सरकार की तरफ से क्या कहा गया, ये भी जरा आप देखिए। कपिल सिब्बल ने यहाँ पर पूछा कि ईडी आखिर 2 साल तक कहां पर थी, वो चुनाव से ठीक पहले ही आईपैक के दफ्तर में क्यों पहुंची। और सिब्बल ने यहाँ पर कहा कि छापेमारी कोयला घोटाले की जांच के लिए नहीं, बल्कि गोपनीय राजनीति और डेटा चुराने की कोशिश थी। इसके बाद क्या हुआ वो भी बताते हैं। इसके बाद ईडी ने जो बात कही वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ईडी ने कहा यह केवल हस्तक्षेप भर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद फाइलों और डिजिटल डिवाइसेस को अपने कब्जे में लिया। इस दौरान वहां मौजूद राज्य के आला पुलिस अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। आरोप खुद मुख्यमंत्री और डीजीपी पर हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए ताकि छीने गए सबूत वापस मिल सके। अब सीबीआई को जांच सौंपने की बात अगर यहां पर कही गई तो इस पर तर्क भी जरा आप देख लीजिए। यहां पर ममता बनर्जी के वकीलों ने इसका भी जवाब दिया और तर्क ये दिए कि 2021 में टीएमसी और आईपैक के बीच करार हुआ था कि सारा चुनावी डेटा उन्हीं के पास है। उम्मीदवारों के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी और आखिर चुनाव के बीच में वहां पर ईडी क्यों गई, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। कोयला घोटाले में आखिर बयान 24 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड हुआ था, आखिरी बयान, और तब से ईडी क्या कर रही थी, यह भी एक बड़ा सवाल था। चुनावों को लेकर पार्टी की सारी जानकारी कंप्यूटर में है और एक बार जब सारी जानकारी आपको मिल जाएगी तो फिर हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये एक सवाल उन्होंने यहां पर खड़ा किया। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष को इसे बचाने का अधिकार है और इसीलिए वहां पर ममता बनर्जी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी अदालत के सामने आखिर में ईडी ने जो कहा वो बेहद अहम है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कहा ममता बनर्जी के खिलाफ सिर्फ चोरी नहीं बल्कि लूट और डकैती का मामला भी बनता है। हम सीएम को आरोपी बनाना चाहते हैं। एफआईआर के बिना ठीक से जांच नहीं हो सकती। इसी के साथ ईडी के वकील ने कहा कि हम एफआईआर की मांग करते हैं। यह सबूतों को गायब करने, नष्ट करने, धमकी देने का मामला है। ऐसे में सीएम, पुलिस के बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो एक तरफ ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर अंजीत, और वो मामला यहां पर गया। दूसरी तरफ आप देखिए कि ईडी की तरफ से मांग की गई कि सीएम और वो अधिकारियों पर यहां पर एफआईआर हो जिन्होंने यहां पर दखल दिया है। तो इस तरह से ये मामला जो है कोर्ट में आज सुना गया, जिस पर कोर्ट की तरफ से जो है वो टिप्पणियां आई हैं, वो भी आपको बताएंगे।
और इस खबर पर गार्गी नंदी रॉय राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गार्गी जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या ये मामला सिर्फ कानूनी है या इसके राजनीतिक मायने ज्यादा बड़े हो गए हैं? जी, ये कानूनी है, क्योंकि जो हमने देखा, आपने कभी इससे पहले ऐसा कुछ देखा? क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य है जो चोरी के लिए जाना जाता था, गाय तस्करी, कोयला तस्करी, नौकरी चोरी, और उस दिन हमने जो देखा वो डकैती देखा, पीशी डाकात। उनको अभी एक टाइटल होना चाहिए, पीशी डाकात। अब मैं बोल रही हूँ कि क्यों अभी हुआ, क्योंकि ये जो रेड्स है आप जो देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा था, काफी बिजनेसमैन के ऊपर भी रेड्स हुआ। अक्टूबर में एक रेड हुआ, मैं आपको बोल रही हूँ, अक्टूबर में एक कोयला बिजनेसमैन कृष्ण कुमार कोयल, उनके ऊपर हुआ, और वहां से जो लिस्ट मिला, वहां से फाइल मिला आईपैक का कि आईपैक में पैसा गया। और शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जल जीवन मिशन के लिए जो पैसा दिया स्टेट को 8,000 करोड़, उनमें एक बिजनेसमैन है जिनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला 178 करोड़, उन्होंने 16 करोड़ दिया आईपैक में, वो हवाला का ट्रांजैक्शन मिला। तो ईडी को अभी तो मिला था अक्टूबर में, और अभी भी और भी जो कोयला से जुड़े हुए लोग हैं, मैं नाम बता रही हूँ, तौसीफ है, नरेंद्र खारकर और निरोध मंडल, इन लोगों को भी बुलाया गया, इनका इंटरोगेशन हो रहा है, क्योंकि ये कृष्ण कोयल जिसका इंटरोगेशन से जहां से आईपैक वाला फाइल मिला, इसीलिए अभी गया ईडी। तो ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये जाहिर से बात। और एक गार्गी जी, गार्गी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अनूप माझी पर रेड होती है और बाकी सारी कोयले को लेकर रेड होती है तो वो पिछले वर्ष तक हो गई, अब जब चुनाव नजदीक है तब आपको आईपैक याद आ रहा है? ये सवाल तो ईडी से ममता बनर्जी कर रही है, इसमें क्या गलत है? क्योंकि ईडी, ये जो कोयला से आईपैक का कनेक्शन है, हवाला हुआ, ये फाइल ही मिला अभी ना, वो मैंने नाम लिया ना, कृष्ण कोयल, इनको बोलिए डिनाई करने के लिए, कृष्ण कोयल जिनके वहां से ये फाइल मिला हवाला ट्रांजैक्शन का, और इनको बोलिए डिनाई करने के लिए कि नरेंद्र खारकर और नीरज मंडल का इंटरोगेशन नहीं हो रहा है। कि यहाँ पर विपक्ष तो यही आरोप लगाता है ना कि आप समय देखकर और जगह देखकर उसके बाद ईडी पहुंचती है, ये कहाँ गलत है सवाल? ये 10 सेकंड मुझे और दीजिए। एक चीज आप बताइए, जब आपने देखा कि पार्थो चैटर्जी का अरेस्ट हुआ, अनुब्रत का हुआ, ज्योतिप्रिय मल्लिक का हुआ, कभी गई क्या पीशी? नहीं गई। पर अभी क्यों गई? क्योंकि हमारे बांग्ला में एक कहावत है, कान टान ले माथा आशे, मतलब अगर इफ यू पुल द ईयर, अगर आप कान खींचे, पार्थो चैटर्जी के अरेस्ट कर ले तखन कान टान लो ना ईडी, तखन माथा आसलो ना, তখন কান টানলো না, বিকজ ये जो এটা কি করে জাস্টিফাই করবেন? कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगी कि मंत्री को जब आप अरेस्ट करते तब आप नहीं पहुंच पाते हैं? दीदी नर्वस हो गई थी, दीदी फ्रस्ट्रेटेड नर्वस होके भाग गई। क्यों? दीदी वाज डेस्परेट, नहीं तो ऐसे कोई कभी देखा कोई सीएम को ऐसे करते हुए? क्योंकि उनको लगा प्रतीक जैन अगर अरेस्ट होगा या कुछ होगा तो नेक्स्ट विल बी भाईपो, पूरा सीधा कनेक्शन भाईपो के साथ है, इसीलिए वो नर्वस होके उस दिन भागे। जो उन्होंने किया वो एक डेस्परेट एक्ट था, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ पीशी डाका। पहले ये बताइए, डेस्परेट एक्ट था कि चोरी थी? आप ही तो बता दीजिए ना क्या था। मुख्यमंत्री जाकर कैसे डाका डालती है? ये तौसीफ ने बोला, तौसीफ को बोलने बोली कि मैंने जो नाम लिया ये गलत नाम लिया। तौसीफ जवाब दीजिए। अब ये भी जरा बता दीजिए कि जब बात वो बोल रही है कान टान ले माथा आशे, पार्थो चैटर्जी हो तब नहीं जाती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लेकिन जब इस तरह की कोई कवायद होगी तब पहुंच जाएंगी और फाइल्स लेकर भी निकल जाएंगी, ये सवाल तो बनते हैं ना। तौसीफ आपके लिए है जी, तृणमूल पार्टी के चेयरमैन है और एक चेयरमैन के हैसियत से वो अपने तृणमूल पार्टी के क्रूशियल इलेक्शन रिलेटेड डेटा, जिसमें इलेक्शन के स्ट्रेटजीज है, नाम है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जिसके मदद के जिसके बिना पे तृणमूल आने वाले इलेक्शन को लड़ने जा रही है। 1 महीना बाद ही वो इलेक्शन है, उस इलेक्शन को अगर वो डेटा कोई चोरी कर ले, और क्या इंफॉर्मेशन आई थी ममता बनर्जी के पास में, क्या अनऑथोराइज लोग जो है यहाँ आ गए हैं, इनके प्रतीक जैन के घर पे अनऑथोराइज लोग आ गए, और पार्टी की सीपीयू में हो, वो अपने पार्टी के आप ईडी के अधिकारियों को अनऑथराइज लोग कह रहे हैं? आप ईडी के अधिकारियों को अनऑथराइज लोग कह रहे हैं, वो डेटा डॉक्यूमेंट लेकर गए हैं। बिल्कुल मनोगे, और सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि इस तरह के डेटा को सार्वजनिक करने में क्या प्रॉब्लम है? ये जो रणनीतिक एजेंसियां हैं, जो राजनीतिक दलों के लिए काम करती हैं, जो उनके पास डेटा है, उसको सार्वजनिक करने से परहेज क्यों? नहीं, ईडी ने नहीं, ममता बनर्जी ने तो सार्वजनिक उसी वक्त कर दिया, दिखा दिया मीडिया में, उन्होंने बता दिया कि देखिए ये वो लैपटॉप ले जा रही है, वो फोन ले जा रही है, जो पर्सनल लैपटॉप है प्रतीक जैन का, क्योंकि उसमें तो पार्टी के पेपर रहेंगे, पार्टी के डिटेल्स उसमें रहेंगे,
और वो उन्होंने और अनऑथराइज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कानून का रिक्वायरमेंट है कि ईडी को इंटीमेट करना होता है स्टेट पुलिस को। ईडी 6:30 बजे से रेड कर रही है, उन्होंने कोई इंटीमेशन नहीं दिया। अगर वो पहले से इंटीमेट कर देते, 6:30 से पहले इंटीमेट करते, तो पता चलता कहाँ ईडी का रेड है। उन्होंने बताया कब, जब उन्होंने ईमेल कब किया, 5 घंटे के बाद, जबकि रेड वेड खत्म हो गया, ममता बनर्जी वहां पहुंची है। तो ये पेपर ट्रेल अपना बनाना, अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए ईडी ने ये ईमेल भेजा, जो कि आज कोर्ट में ये सबमिशन भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि कपिल सिब्बल की तरफ से और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये सबमिशन भी हुआ, जिसपे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। एएसजी खड़े थे तुषार मेहता, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन या कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं किया जो टाइमिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पिटिशन में है, वो उनके पंचनामा में है, वो उनके पिटिशन में लिखा हुआ कि उन्होंने ईमेल कब शेयर किया वो डॉक्यूमेंट। तो ये कह देना कि भाई मुख्यमंत्री पहुंच जा रही है, सरासर गलत है। वो एक जेड कैटेगरी प्रोटेक्टी है, वो पार्टी की सुप्रीमो है, जेड कैटेगरी प्रोटेक्टी है। वो जहां भी जाएंगी वहां पे तो पुलिस ऑफिसर को जाना होगा उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये इल्जाम लगा देना कि स्टेट एजेंसी इन्वॉल्व है, ये गलत है। यही तो आर्ग्यूमेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी के पक्ष में जो वकील खड़े हुए उनका तो यही आर्ग्यूमेंट है, भाई इलेक्शन आने वाला है, आप मेरे पार्टी का डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के चले जाएंगे तो आप इलेक्शन में इक्वल फील्ड तो रहा नहीं, ये तो इनइक्वालिटी रही। अभी यही वजह है कि ममता बनर्जी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 जनवरी को यह भी कहा था कि बीजेपी के ऑफिस में रेड कर दूं, बीजेपी के सारे डॉक्यूमेंट्स में उठा ली। ये तो ममता बनर्जी ने उस दिन 8 जनवरी को पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा ये बात मीडिया के सामने। अगर चुनाव होने वाला है और आप पॉलिटिकल पार्टी के क्रूशियल डेटा को आप अगर चुरा लेते हैं तो वो आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा, आप उनको इलीगल, ये कंप्लीटली इलीगल है। आपको छापा मारना है, ठीक है, आपने लास्ट स्टेटमेंट कब तो कानून पर भरोसा है कि नहीं आपको? पुराना स्कैम कब का है, 10 साल कानून पर भरोसा है कि नहीं है? तौसीफ, कानून पर भरोसा है? बिल्कुल, भारत के नागरिक के जब तौर पे हमें सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट ऑफ कानून इंडिया पे अगर कुछ कह रहा है तो उस पर भी विश्वास होगा ना। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिंगूर के लिए भी जजमेंट दिया था, पक्ष में दिया था तृणमूल कांग्रेस के। बिल्कुल एक संघर्ष के बाद, ममता बनर्जी के संघर्ष के बाद में सालों साल, तो आपको जो फैसला सूट करे वो सही है, जो फैसला सूट ना करे वो गलत है। नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, काउंटर एफिडेविट फाइल करना है और इस पे बहस होनी बाकी है। फरवरी में मामला तय है, ये भी दो हफ्ता का टाइम दिया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो ये मामला जो है हियरिंग में आएगा फरवरी को, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। ऐसा नहीं है कि जो है न्याय संस्था से हमें उम्मीद नहीं, अगर न्याय संस्था से उम्मीद नहीं होती तो गार्गी कुछ बोलना चाहती है, बताइए गार्गी। हाईकोर्ट में भी पिटीशन फाइल हुई है। प्रश्न है आपके लिए तौसीफ जी, क्या बीजेपी के पार्टी ऑफिस और प्रतीक जैन का घर या ऑफिस एक ही है क्या? मतलब आपने जो एनालॉजी आपने ड्रॉ किया सेम नहीं है ना? और अगर आपके पार्टी के कैंडिडेट है, क्या है, अगर मान लीजिए तो क्या आपके बांग्लादेशी जो इलीगल वोटर्स है उसका क्या लिस्ट था? क्या आप बोलिए, क्या बीजेपी का आपने क्या कंपैरिजन दिया? पार्टी ऑफिस बीजेपी के पार्टी ऑफिस और प्रतीक जैन का घर और ऑफिस सेम चीज है? और दूसरी बात बोलिए, ये 16 करोड़ का क्या चक्कर है? ये जल जीवन कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला काकद्वीप का एक्सिस बैंक से, जो 16 करोड़ आईपैक को गया, वो क्या है? बताइए, आप बताइए ना। ये जो एलिगेशन है, क्या ये सही नहीं है कि तभी आईपैड पे रेड हुआ? क्योंकि जब ये जो बिजनेसमैन का इंटरोगेशन हुआ, ये फाइल आया, ये आप लोग नहीं बता रहे हैं। आप बता रहे हो कि इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन से पहले वाली बात नहीं है। आईपैड का कनेक्शन अभी पता चला ईडी को 2 महीना पहले, इसीलिए ईडी अभी गए। तौसीफ, ये बात है। और कभी भी पार्टी ऑफिस और प्रतीक जैन का घर या ऑफिस एक चीज नहीं होता है, ये कंपैरिजन ही गलत है। देखिए, जब 2014 में मिस्टर मोदी को प्रधानमंत्री बनना था, यही आईपैक जो है वो बीजेपी का दफ्तर बना हुआ था। सारे स्ट्रेटेजीज जो आईपैक के ऑफिस में होते थे, तब जो है बीजेपी का ऑफिस जो है वो आईपैक था। आज जब तृणमूल को एक कंसल्टेंसी ये दे रही है, तो क्या ये तृणमूल का पार्टी ऑफिस नहीं बन सकता? जब आप इंगेज करें तो ठीक है, जब ममता बनर्जी इंगेज करे तो फिर वो गलत है? ऐसा कैसे? अगर वो आज गलत कर रहा तो यानी कि उस वक्त भी गलत हुआ था क्या?
आप यही बोलना चाहती है कि आईपैक जो है आप ये पैसे ले घुमा रहे हैं, ये इन्वॉल्व बात है। नहीं, आईपैक को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज में दखल देने की कोशिश राज्य की तरफ से की गई है, इसे आप किस तरह से गलत ठहराते हैं? कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी है। नहीं, उसके लेकर के ही आर्गुमेंट कोर्ट में पेश किया गया। राज्य के एजेंसीज के तरफ से दखल अलग है और एक पार्टी की सुप्रीमो का जाना, अपने पार्टी के दस्तावेज को कलेक्ट करना, वो अलग है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में बोला भी गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान भी लिया कि हाँ, कि कोई सेंट्रल एजेंसी को ये राइट नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो है वो उसको डिवाइड कर दे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट ने भी कहा। आज 2 घंटे से ज्यादा लेकिन देखिए, आज लंबी सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। देखना होगा अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ेंगे आगे, अगली अहम खबर का रुख करते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका तनाव के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी की ओर से मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ये तैनाती सामान्य रोटेशन से कहीं ज्यादा है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में बढ़ रहा है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अभियानों की निगरानी करता है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत करना चाहता है ताकि किसी भी अचानक घटना का सामना किया जा सके। तो मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है यूएस स्ट्राइक कैरियर अब्राहम लिंकन की मूवमेंट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तैनाती सामान्य रोटेशन से कहीं ज्यादा लग रही है। सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, ऑपरेशनल एरिया की ओर बढ़ रहा है कैरियर। तो पूरी सेना के बराबर अब्राहम लिंकन यूएस का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। न्यूक्लियर पावर्ड 1 लाख टन इसका वजन है। इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से ये एक है। ग्रुप में एक सुपर कैरियर, 6 क्रूजर शामिल हैं, 2 पनडुब्बियां, 8000 सैनिक इसमें आ सकते हैं। 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी रखने की इसमें क्षमता है। यानी कि पूरी एक सेना के बराबर है ये जहाज। सबमरीन ट्रैक करने की क्षमता भी इसमें है। तो अब्राहम लिंकन की ये विशेषताएं हैं और इसकी मूवमेंट जो कि अनयूजुअल बताई जा रही है, उससे जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान में फिलहाल किलिंग रुक गई है, फांसी नहीं दी जा रही है, और ये उनके सूत्र बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर पश्चिमी मीडिया झूठे और भ्रामक दावे कर रहा है। ईरान में लोगों की मौत पर सस्पेंस क्यों? ईरानी विदेश मंत्री का सनसनीखेज दावा। क्या नरम पड़ गए ट्रंप के तेवर? ईरान ने अचानक क्यों बंद किया एयर स्पेस? ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच तनाव जारी है। एक तरफ ईरान के अंदर तनाव है तो खमेनी सरकार को बाहर से अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का भी डर सता रहा है। अमेरिका के साथ तनाव बरकरार रहने के कारण ईरान ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने हवाई क्षेत्र को कमर्शियल जहाजों के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया। ये फैसला अचानक लिया गया, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान किसी भी हमले से निपटने की पूरी तैयारी कर रहा है। ट्रंप की लगातार आती हुई चेतावनियों को वो हल्के में नहीं लेना चाहता। इस बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने अपने कुछ सैन्य ठिकानों से सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है। कतर बेस से अपने सैनिकों को अमेरिका ने हटा दिया है। इसकी वजह है ईरान की धमकी। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर हमला हुआ तो वो अमेरिकी बेस को नहीं छोड़ेगा, और यही वजह है कि सैनिक अब हटाए जा रहे हैं। ईरान में अभी भी लोगों का विद्रोह जारी है।
अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी ने बताया कि प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 2615 लोग मारे गए हैं। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि प्रदर्शनों में मौतों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में है। पश्चिमी मीडिया आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और गलत जानकारी फैला रहा है। My message is do not repeat the same mistake that you did in June. You know, if you try a failed experience, you will get the same result. The determination also cannot be bound. Now, Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy. We have proved that in the past 20 years, in 2015, in 2025, every time. But it was the US who always escaped from diplomacy, who cut the diplomacy and opted for war. My message is between war and diplomacy is a better way, although we don't have any positive experience from the United States, but still diplomacy is much better than war. But it is up to the US president to decide. अरागची ने कहा, अब 4 दिन हो गए, देश में पूरी शांति है, कोई प्रदर्शन या अशांति नहीं है, फांसी की कोई योजना नहीं है। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को देश का वैध अधिकार बताया और कहा कि इन पर कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने अमेरिका पर डिप्लोमेसी से दूर रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन गलत सूचनाओं के आधार पर युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने ये दावा ऐसे वक्त में किया जब रेजा पहलवी और कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप ईरान में 12,000 से ज्यादा मौत का दावा कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिससे ऐसा लग रहा है कि उनके तेवर नरम पड़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान में फांसी की सजा और हत्याएं रुक गई। उन्हें बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों से पता चला है कि हत्याएं रुक गई हैं, फांसी नहीं होगी, लेकिन स्थिति पर नजर बनी हुई है। Very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. आपको बता दें कि 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सोल्टानी को फांसी दिए जाने की आशंका थी, जो अब टल गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने भी एक इंटरव्यू में फांसी को टाले जाने की पुष्टि की है। ट्रंप के शुरुआती तीखे तेवर अब थोड़े ढीले पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन कहा, हम देखते हैं क्या होता है। ताकि बिना बड़े युद्ध के दबाव बनाए रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो महंगाई की एक चिंगारी जब ईरान में विद्रोह की ज्वाला बनी तो दो देशों के बीच युद्ध की जमीन तैयार हो गई। ईरान में छिड़े विद्रोह की आग खमेनेई ताकत से बुझाना चाहते हैं और ट्रंप ताकत से खलीफा निजाम मिटाना। इसी बीच खबरें हैं कि वॉशिंगटन के प्रभावशाली ग्रुप यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान ने व्हाइट हाउस को ईरान के 50 हाई वैल्यूड सैन्य ठिकानों की हिट लिस्ट का डोजियर सौंपा है। इस बीच युद्ध संकट के बीच भारत ने सभी भारतीय नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने को कह दिया है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दो लोगों पर है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान में हजारों लाशें बिछने के बाद ट्रंप कह रहे हैं, ईरान के खिलाफ एक्शन होकर रहेगा, सख्त एक्शन लेंगे। To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops.
And all I say to them is help is on its way. We own the skies. We start with them. एक्शन का दूसरा नाम ही युद्ध है। ये युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, कहां से लड़ा जाएगा? रिपोर्ट्स है कि ट्रंप को सैन्य अफसरों ने पूरी ब्रीफिंग दे दी है, मगर ईरान कहता है सामने आओ, हम भी देखेंगे कि अमेरिका में कितना दम है। ईरान युद्ध के लिए तैयार है। Ma millat Imam Hussein, ma muntaziri. हम सब इमाम हुसैन की औलाद हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, हम जंग के लिए बने हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ और आकर देखो कि यहाँ इस इलाके में तुम्हारी सारी क्षमताएं कैसे नेस्तनाबूद करते हैं। आओ और आकर देखो कि अमेरिकी बेस, अमेरिकी जहाज और जवानों पर कैसा कहर टूटता है। आओ, ईरान के रक्षक तुम्हें अपनी आग में भस्म कर देंगे और ये अमेरिका के जालिम शासकों के इतिहास में एक सबक की तरह होगा। हम इन जालिम शासकों को कुछ तमीज सिखा देंगे। आग दोनों तरफ लगी है, बराबर लगी है। ट्रंप कह रहे हैं कि मदद पहुंचेगी, ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन कैसे? सुप्रीम लीडर के खिलाफ सुपर पावर के पास क्या ऑप्शन है, यह समझना भी जरूरी है। रिपोर्ट्स है कि अमेरिका ईरान पर हवाई हमला कर सकता है। इसके संकेत कई बार दिए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि अमेरिका इसके लिए एक बार फिर B-2 स्पिरिट जैसे स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है। इसके जरिए बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल कर खामनेई के बंकर पर अटैक हो सकता है, जैसे पिछली बार ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया था। इसके अलावा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC का हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और हथियार डिपो भी टारगेट पर है। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को भी टारगेट किया जा सकता है। I'm going back to the White House now. We're going to look at the whole situation that's going on in Iran. It's really bad stuff. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, and we'll act accordingly. अमेरिका और ईरान की दूरी 11,000 किलोमीटर से लेकर 12,500 किलोमीटर तक है और अमेरिका के पास मिनिटमैन, ट्राइडेंट जैसी लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जिनका इस्तेमाल वो कर सकता है। लेकिन क्या ऐसा करेगा? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूएस नेवी के जहाज और पनडुब्बियां फारस की खाड़ी या अरब सागर से टॉम हॉक मिसाइल दाग सकती हैं, जो ईरान पर पिन पॉइंट अटैक यानी उसके सैन्य ठिकानों और कमांड सेंटर को निशाना बना सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि कतर की अल उदैद एयरबेस के अलावा अमेरिकी लड़ाकू विमान जैसे कि F-35 और F-22 जो बाकी एयरबेस हैं जो कि UAE और कुवैत में हैं, वहां से भी हमला कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिका के बॉम्बर प्लेन और लड़ाकू विमानों ने मिडल ईस्ट में उड़ान भरी है। बताया जा रहा है कि रिफ्यूलिंग प्लेन की भी डिप्लॉयमेंट ईरान की तरफ की गई है। और सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही हलचल तेज है, क्योंकि यो-यो हनी सिंह ने अपने टूर माई चैप्टर इंडिया चैप्टर का पोस्टर रिलीज कर दिया है। पोस्टर आते ही फैंस की दीवानगी देखते ही बन रही है और अब हर किसी को इंतजार है 18 जनवरी का। हनी सिंह इसे अपनी जिंदगी का सबसे निजी और बड़ा टूर बता रहे हैं, तो ध्यान रहे 18 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट जोमैटो पर अपनी टिकट्स जरूर बुक करें। टिकट्स की बिक्री डिस्ट्रिक्ट जोमैटो पर शुरू होगी, मौका हाथ से जाने ना दें। इस बार हम बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि इस बार हमारा जो एक्ट है, देखो टूर्स कई सारे हो रहे हैं हिंदुस्तान में, बड़े बड़े स्टेज, बड़ी बड़ी लाइटें लगाने से कोई टूर नहीं बन जाता। आपके पास एक कहानी होनी चाहिए कहने को, और आप 2-2.5 घंटे डिलीवर क्या कर रहे हैं वहाँ पे? सिर्फ गाना गा रहे हैं तो घर पे यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे भी सुन लेगा आर्टिस्ट को कोई भी फ़ैन, लेकिन हम एक कहानी लेकर आ रहे हैं जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं मेरे छोटे भाई मिहिर गुलाटी, जो मेरे साथ तकरीबन 17 साल से हैं, और वो एक मेरे फ़ैन थे पहले। एक फेसबुक से भी पहले एक पेज आता था जिसे बोलते थे ऑर्कुट, तो ऑर्कुट पे हनी सिंह का पहला फ़ैन पेज बनाने वाला मिहिर गुलाटी है, जो मेरे साथ कई सालों से है, जिसको मेरी कहानी पता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम जैम कर रहे हैं, पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं पूरे शो की,
तो उसमें से कई कहानियाँ ऐसी हैं जो मैं भूल चुका हूँ। तो मिहिर मुझे बता रहा है कि भाई हमें ये एंगल भी डालना है, हमें ये भी दिखाना है। तो 18 जनवरी से आप डिस्ट्रिक्ट जोमेटो पर अपनी टिकट्स बुक करा सकते हैं। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि शाम 6 बजे से लगातार बीएमसी का एग्जिट पोल सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। बने रहिए, फौरन लौटेंगे।